हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो टॉपिक देखा था वो था कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। ओके, सो उसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड है, ओके, सो वो एनालिटिक है, मतलब डिफरेंशिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है एफ ऑफ जेड। And if f of z is continuous at each point inside and on a closed curve, कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर, देन हम उसको डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। यानी सो उसके बाद हमने ये सारे देखे थे, सिंपली कनेक्टेड रीजन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ। सो ये सारी टर्म हमने समझी थी। देन उसका जो ये है कॉची गॉर्सट थियोरम, वो भी हमने देखा था स्टेटमेंट। देन एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज इंटीग्रल थियोरम टू अ मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, तो वो भी हमने देखा था ये स्टेटमेंट। गेटिंग, ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन जो होते हैं उसके कैसे हमें कन्वर्ट करना है सिंपली कनेक्टेड रीजन में, वो भी मैंने आपको बताया था क्रॉस कट करके, राइट। सो आज हम देखेंगे इसके ये टॉपिक के बेस पे एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल आते हैं, ओके, वो हम देखेंगे। तो देखो कैसे करना है एग्जांपल को। थियोरम की जो सारी कंडीशन है ना, वो हमें सिर्फ देखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इवेल्युएट, इसका मतलब क्या होता है, ये सर्कल होता है, ये सी मतलब कर्व, और ये जो सर्कल होता है मतलब क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व एक दिया हुआ है, उसके अबाउट हमें फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो फंक्शन कौन सा दिया है, देखो e⁻z², ओके। तो ये हमें इवेल्यूएट करना है, ये इंटीग्रेशन जो पार्ट दिया है वो, वेयर c क्या है, c इज एनी क्लोज काउंटर। c क्या है, एक कोई भी एक क्लोज काउंटर है, राइट। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है हमें आंसर को। अब आंसर लिखना बहुत इजी है यहाँ पे। तो जो सारी कंडीशन हमने कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में देखी ना, वो हम देखेंगे वन बाय वन। वो सेटिस्फाइड होती है तो ये इवेल्यूएट करना है ना, तो इसके इक्वल टू आंसर 0 लिख सकते हैं हम, ओके। वो अभी आता है या नहीं आता है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो इसका भी हमें इवेल्यूएशन करना है, उसमें से मतलब ये इंटीग्रेशन की साइन है क्लोज कर्व का अलोंग में, किसके रिस्पेक्ट में, dz के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो आता है जिसका करना है वो क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। गेटिंग, तो हम ये इंटीग्रल जो पार्ट है वहाँ से हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखेंगे। तो ये एफ ऑफ जेड क्या आएगा, e⁻z² आएगा, ओके। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिख दिया, e⁻z²। अब हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ओके। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻z² का e⁻z² ही रहेगा, इनटू ये जो z² आया ना उस एक्स्ट्रा, उसका फिर से डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2z आएगा z के रिस्पेक्ट में। तो ये आंसर आया हमारा। सो डेरिवेटिव टर्म लिखो, कोई भी z का पॉइंट ले लो आप, उस पर आपको डेरिवेटिव मिलेगा। कोई पे नहीं मिलता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है, राइट। सो वी कैन से डैट फॉर ऑल द फाइनाइट वैल्यू ऑफ z, कि z की कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए हमारा जो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है उसका मतलब क्या हुआ, वो एनालिटिक भी है। गेटिंग, एंड वी कैन से दैट एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस ऑल्सो इन अ जेड प्लेन। गेटिंग, ये सब कुछ हमने देखा था, ये सारी टर्म पता चला, बस हमें यही लिखना है, ये अच्छी तरह से लाइन लिखनी है हम, ओके। सो एफ ऑफ जेड is differentiable at all the finite value of z. So f of z is analytic and f dash z is also continuous, किसके अंदर, z प्लेन के अंदर, ओके। कॉम्प्लेक्स प्लेन हम ड्रॉ करते हैं ना z प्लेन के अंदर। सो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, जिसका भी जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है
ओके अलॉन्ग द कोस्ट कर्व इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। सो जो इनका जो इवोल्यूशन करना है तो इसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। पता चला। सो आंसर 0 आता है या नहीं आता है वही इम्पोर्टेंट है ना। जो सारी कंडीशन जो है कॉची इंटीग्रल थ्योरम की वो सेटिस्फाइड हो जाएगी तो यहाँ पे जो जो भी दिया है इंटीग्रल जिसका भी दिया है उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। पता चला। सो ये देखो ये 2013 में आया हुआ एग्जाम्पल है। ये 3 मार्क में या 4 मार्क्स में आता है, ज़्यादातर 3 मार्क में आता है राइट। सो अच्छी तरह से करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये बेसिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक है, ये आपको समझ में आएगा तो आगे के जो टॉपिक है जो चैप्टर है वो भी आपको समझ में आएगी राइट। देखो अभी ये नेक्स्ट है, बस वैसा ही है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है नहीं है। इफ सी इज एनी सिंपली क्लोज काउंटर इन आइदर डायरेक्शन देन शो डेट, क्या शो करना है ये हमें करना है कि भाई ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंस ई रेस टू जेड क्यूब इंटू डी जेड ये इक्वल टू 0, मतलब कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमारी सेटिस्फाइड होती है यहाँ पे ये। सो ये जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा बस वैसा ही है। देखो यहाँ पे ई रेस टू जेड स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा है ऐसा है, जेड क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव ये आएगा, मतलब ये डिफरेंशिएबल है, जेड की कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लो उसके लिए तो वो एनालिटिक एंड जो ये डेरिवेटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी कंटिन्यूअस। तो बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है 0 है। बस इतना ही करना है। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि इवेल्युएट, ये इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है हमें। वेयर सी क्या है, सी इज एनी क्लोज काउंटर जस्टिफाई योर आंसर। सो ये क्या है जेड स्क्वायर प्लस 3 है। ओके तो उसका भी पॉसिबल है। क्या आता है डेरिवेटिव 2z। सो 2z आया तो z की कोई भी फाइनाइट वैल्यू आप ले लो तो एफ डैश जेड का आंसर तो मिलेगा ना, मतलब वो डिफरेंशिएबल तो है ही तो एनालिटिक भी हो जाएगा। ओके हर एक पॉइंट पे। सो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है इसका इवोल्यूशन करना है, इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। देखो ओके बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम ये जिसका भी इंटीग्रल करना है उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। पता चला। चलो अब ये तो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा एग्जाम्पल, थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 में इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है वेयर सी इज़ द सर्कल। एक हमें कंडीशन दी है। अभी वहाँ पे तो अभी जो भी एग्जाम्पल देखा वहाँ पे सी क्या था, एक क्लोज काउंटर था, मतलब एक क्लोज कर्व दिया ही था हमें तो वहाँ पे तो हमें कुछ देखना नहीं था, उसके सारे पॉइंट उसके ऊपर है या नहीं है, वो क्लोज कर्व है ही, डिफरेंशिएबल है या नहीं है वही देखना था। अब यहाँ पे सी दिया है वेयर सी इज़ द सर्कल। ये अब सर्कल भी नहीं दिया हो, लिखा नहीं है ऐसा सर्कल, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक नया टॉपिक बताता हूँ यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कोई भी सर्कल हो उसको जनरली डिनोटेट कैसे करते हैं। तो देखो कि ये एक सर्कल है मान लो, उसका एक सेंटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर, उसको नाम देते हैं Z0 और उसकी जो रेडियस है वो क्या है R। तो उसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में डिनोटेट करना है तो कैसे करते हैं, मॉड्यूलस में Z-0, Z-0 का मोड इक्वल टू R। सो ये आपको याद रखना है। यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट क्या है, इनका सर्कल क्या आता है वो। ओके ये सर्कल जो है ना क्या आता है, सर्कल का जो ये सेंटर है वो क्या आता है वो, एंड रेडियस, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये फॉर्मेट याद रखना है गेटिंग। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मोड ऑफ Z इक्वल टू 2। देखो ये मोड ऑफ Z इक्वल टू 2 तो उसको इनके साथ कंपेयर करो तो रेडियस कितनी आएगी हमारी, रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू क्या आ जाएगा 2।
वो पता तो चल जाता है कि ये सर्कल का है। तो सर्कल तो हम ड्रॉ करेंगे ही, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, कितनी रेडियस का करेंगे, वो हमें पता लगाना पड़ता है। तो देखो रेडियस कितनी है, आर इक्वल टू क्या गया है यहाँ पे 2। सो 2 रेडियस वाला सर्कल आएगा एंड उसका सेंटर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जेड ही दिया है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं जेड माइनस 0। तो जेड 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो सेंटर 0 आएगा। ओके, और रेडियस क्या आ जाएगी 2, पता चला। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ ही किया है, देखो ये एक्स एंड वाई एक्सिस, देन सर्कल हमारा 0 सेंटर वाला सर्कल, 0 0 सेंटर वाला विथ रेडियस कितनी है 2। तो ये जेड इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, राइट। चलो अब हमें उसका करना है। तो देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ जेड किसका करना है, तो यहाँ पे मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन डी जेड को साइड पे लिखता हूँ और ये क्या लिखता हूँ ऐसे 1/z+4 लिखूँगा। तो 1/z+4 क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z+4। अब देखो ये हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं है। तो देखो ऐसे कोई जब आते हैं डिनोमीटर में, डिनोमीटर है ही नहीं ज़्यादा, तो जो प्रॉब्लम डिनोमीटर में से ही होता है, क्योंकि वहाँ से ही हमें सिंगुलर पॉइंट मिलता है। तो अभी सिंगुलर पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो आगे जाके काम में आएगा, राइट। तो जो डिनोमीटर में आता है ना, तो क्या रखनी है हमें, तो यहाँ पे z+4 है, तो याद रखना z इक्वल टू हम -4 रखते हैं। ओके, z इक्वल टू -4 रखते हैं, तो ये डिनोमीटर जो है वो कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1/0 आंसर क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट हो जाएगा। सो सिंपली बात है कि z इक्वल टू -4 पॉइंट पे हमारा जो ये फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारा, पता चला। सो जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, कि वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन का आंसर क्या आ जाता है इन्फिनिटी आ जाता है, राइट। और जो सिंगुलर पॉइंट है वो कहाँ से मिलेगा, डिनोमीटर में से ही मिलेगा। डिनोमीटर में 0 होगा तभी आपका आंसर क्या आएगा इन्फाइनाइट आएगा। लेकिन 0 कब होता है, जेड की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होता है, तो वो यहाँ से मिलेगा। तो z+4 है, तो z की जगह पे -4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो z इक्वल टू -4 पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, z इक्वल टू माइनस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। उसके अलावा जो सारे पॉइंट है उसके लिए तो ये एनालिटिक है ही, ओके, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो जो दिया है उसके लिए ही करना है काम, पता चला। चलो अब z इक्वल टू -4 पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, बाकी के सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। तो बाकी के सारे पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो तो है ही, वहाँ पर तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम इक्वल टू 0 आने वाला ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हमें, z इक्वल टू -4 पॉइंट पे, वहाँ पे एनालिटिक नहीं है, गेटिंग। तो z इक्वल टू -4 पॉइंट हम रखेंगे हमारे फिगर में, देखो यहाँ पे ये देखो, तो z इक्वल टू -4 पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। सो एक्चुअली हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रल को किस में, कर्व, सी क्या दिया है ये सर्कल, तो सर्कल तो हमारा क्या है देखो इतना ही है। ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इनफाइनाइट आंसर आया ना, तो उसको हम बोलेंगे एनालिटिक नहीं है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम के लिए तो एनालिटिक होना चाहिए। तो ये कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, z इक्वल टू 4 पे, तो वो तो सर्कल के बाहर आया। हमारा जो कर्व है वो तो कितना है, सर्कल है, ये पूरा सर्कल एंड सर्कल के ऊपर, पता चला। लेकिन ये पॉइंट तो बाहर है, तो वो हमारा अफेक्ट करेगा, हमारा कर्व को अफेक्ट करेगा। ये पॉइंट है यहाँ पे और हमारा कर्व तो बस इतना ही है, गेटिंग। तो वो आउटसाइड बाहर है ना कर्व सर्कल के, तो उसको हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वो अभी वहाँ पे एनालिटिक होता है नहीं होता है हमें क्या है, हमें तो जो कर्व दिया है उसमें ही हमें देखना है, ओके। सो ये कर्व है, उसके अंदर कोई पॉइंट जो है, कोई पॉइंट अंदर आ जाए कि वहाँ पे एनालिटिक नहीं है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये सर्कल के बाहर आ गया ना, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये कर्व जो है
कर्व के ऊपर के और इसके अंदर सारे पॉइंट पे हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। कर्व के बाहर का पॉइंट पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। पता चला। सो सी इज द सर्कल मोड ऑफ जेड इक्वल टू विथ द सेंटर एट ओ एंड द रेडियस ऑफ 2। ये फिगर में बताया है, राइट। अभी बुक में कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये फॉर जेड इक्वल टू -4, ये सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको मैंने बोला ना कि जेड इक्वल टू सिंपली लिख देना -4। दिस पॉइंट इज सिंपली लाइज आउटसाइड द कर्व सी। सी जो कर्व है हमें सर्कल दिया हुआ है उसके बाहर है, ओके। सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन कर्व। ये जो कर्व है उसके ऊपर और उसके अंदर हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो कैसा है, एनालिटिक है। तो बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हम उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक कर्व क्या है ना, कर्व पे चलता है सब कुछ, पता चला। सो कर्व पे डिफाइन करना, कर्व के ऊपर या कर्व के अंदर पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। कर्व के बाहर का पॉइंट पे नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नया आया कुछ यहाँ पे, अभी कोई एग्जाम में पूछा गया हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है, ये एक फंक्शन दिया है e⁻z/z+i, ओके। यहाँ पे ये कर्व दिया है मॉडुलस ऑफ z-1 इक्वल टू 1। तो ये हमारी रेडियस हो गई r इक्वल टू 1 एंड सेंटर जो है वो भी कैसा आएगा, 1 आएगा, ओके। सेंटर क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहाँ पे रियल पार्ट है तो ये 1 0 जो है वो सेंटर आएगा सर्कल का और उसकी रेडियस 1। तो ये आ गया सर्कल हमारा। ये कर्व दिया तो ये कर्व के ऊपर के पॉइंट और उसके अंदर के सारे पे एनालिटिक होना चाहिए हमारा ये फंक्शन। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिखा है। अब देखो कौन से, यहाँ पे देखो ये डिनोमीटर आया ना, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना है। सो z+i है तो z की कौन सी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट आता है वो देखो। तो z इक्वल टू -i रखेंगे तो -i+i 0 हो जाएगा और e⁻z/0 हो जाएगा डिनोमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो z इक्वल टू -i पॉइंट पे देखो, z इक्वल टू -i पॉइंट पे हमारा जो ये फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो ये क्या होगा, एक सिंगुलर पॉइंट हो गया हमारा, ओके। सो ये पॉइंट हमें लिखना है, z इक्वल टू क्या है, -i। उसका मतलब क्या होता है, -i का मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -i है, तो अब क्या आ जाएगा, -1। तो 0 -1 पॉइंट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है सिंपली। कहाँ पे आता है वो, ओके, पता चला। तो देखो यहाँ पे आता है, ये जो है ना, ये डाउन साइड जाएंगे तो -1 आएगा, ये y की वैल्यू -1 है, तो ये पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट हमारा ये जो सर्कल ड्रॉ किया है उसके ऊपर या उसके अंदर है नहीं, ये सर्कल का आउटसाइड है, पता चल रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा जो कर्व दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर सारे पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है, या वी कैन से दैट f' डिफरेंशिएबल है। f' जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू 0, गेटिंग डायरेक्टली। सो ये पॉइंट हमें फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। जब ये डिनोमिनेटर में टर्म आती है तब ये प्रॉब्लम आती है। वो पॉइंट अब ये सर्कल पे आ गया या सर्कल के अंदर आ गया तो हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के थ्रू डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते। तो क्या हम यूज़ करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गेटिंग। तब ये प्रॉब्लम आएगी। जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ईजी है। ये पॉइंट कहाँ आता है वो हमें देखना है, कौन सा पॉइंट, ये जो है ना, z इक्वल टू जो भी पॉइंट पे डिनोमीटर 0 होता है तो इनफाइनाइट आ जाता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता हमारा। वो पॉइंट हमारा जो कर्व दिया होता है कोई भी सी, उसके अंदर या उसके ऊपर है कि नहीं है, बाहर है
तो वो हमारे कर्व को कोई हानि पहुंचाएगा नहीं, मतलब कोई अफेक्ट करेगा नहीं। हमारा कर्व एनालिटिक ही रहेगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। ओके, और तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो देखो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है। देखो ये, उसमें ये फंक्शन क्या दिया हुआ है? जेड बाई जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, ये है। ये डी जेड को हम साइड पे लिख देते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे डिनोमीटर में देखो ये 2 रूट दिए हुए हैं सिंपल। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू -1 रखेंगे तो डिनोमीटर 0 हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट आएगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो सिंगुलर पॉइंट होगा। ये पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। दूसरा यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या रखेंगे? -2 सॉरी गलती से -1 लिख दिया। यहाँ पे जेड -1 है ना, तो जेड इक्वल टू हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 1, और यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 रखेंगे, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिनोमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा नहीं। मतलब ये 2 पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट। जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, वो पॉइंट को क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। गेटिंग? चलो, तो जेड इक्वल टू 1 एंड 2 पे नहीं है, वो तो पता चल गया हमें। ये नहीं दिया होता है तो हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होता है, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, अब तो हमें क्या करना है? कर्व देखना है। सी क्या दिया है? तो मॉड्यूलस जेड इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया? एक सर्कल दिया है। मॉड्यूलस जेड मतलब सेंटर क्या है उसका? 0 है। सेंटर क्या है? 0। रेडियस क्या दी हुई है? 1/2। तो वो सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये है सर्कल। तो ये रेडियस कितनी है? 1/2 है। तो ये सर्कल 0 सेंटर 1/2 रेडियस वाला हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो हमारा कर्व कितना है, मैं ये ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ, देखो ये, और उसके अंदर का ये सारा पोर्शन मैंने जो डॉट किए ना वो। अब देखो हमारे 2 पॉइंट कौन कौन से आए थे? जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो देखो जेड इक्वल टू 1 मतलब कहाँ पे आता है? ये यहाँ पे आता है, मैंने सर्कल किया है। एंड जेड इक्वल टू 2 कहाँ पे आता है? ये। तो ये हमारा जो ये कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, ये सर्कल, ये जो दिया हुआ है कंडीशन, उसके अंदर आता है, उसके ऊपर या उसके अंदर इनसाइड आता है, ये पॉइंट नहीं आता है, दोनों क्या, ये बाहर है, तो वो हमारे ये फंक्शन को अफेक्ट करेगा नहीं। गेटिंग? सो ये कर्व जो दिया है उसके हर एक पॉइंट ऊपर हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये वाला, वो क्या है? एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। गेटिंग? सो वी कैन से दैट बाय कॉचीस इंटीग्रल थ्योरम आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। पता चला? ये देखो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉचीस इंटीग्रल फॉर्मूला देखेंगे। तब ये, अभी तो ये पॉइंट बाहर ही आए, लेकिन ये पॉइंट अंदर भी आएंगे, तब क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो टॉपिक है कॉचीस इंटीग्रल फॉर्मूला। गेटिंग?